प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही है काम। त्रिपुरा में बांस से जुड़े कानून को हटाकर सरकार ने किसानों की मदद। किसान सम्मान निधि से किसानों को मिल रहा है लाभ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को कर्नाटक के पुत्तूर में चॉकलेट सहकारी फर्म कैम्को लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। कहा, देश में बहुत कम क्षेत्र हैं जहां के लोग विषम परिस्थिति के बाद भी खेती से देश को बनाते हैं समृद्ध। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार चला रही है अमृत सरोवर योजना। जल संकट होगा दूर। 9 महीने में 30,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण। 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने शनिवार को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लिया हिस्सा। कहा, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक करता है दुग्ध उत्पादन। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में निभा सकता है भूमिका। उत्तर प्रदेश डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावना वाला प्रदेश। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, जैविक खेती कमाई के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर। दलाल ने किसानों से सब्जी, फल, फूल, बागवानी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाने का किया आह्वान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के लिए भाजपा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अभी तक त्रिपुरा के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 500 करोड़ रुपए से अधिक जमा कर चुकी है। और वहां कोई बिचौलिया नहीं, कोई चंदा चोर नहीं। यहां हमारे ढलाई के भी करीब 40,000 किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान निधि के 80 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का बहुत लाभ त्रिपुरा के धान बोने वाले किसान को हुआ है। अब तो त्रिपुरा बीजेपी ने ऐलान किया है कि सरकार में वापसी के बाद इस राशि में और वृद्धि की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों द्वारा बांस के इस्तेमाल पर रोक था। भाजपा की सरकार ने कानून को हटाने का काम किया है। बांस करील को लेकर पहले की सरकारों का क्या रवैया था, ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों के दौरान तो बांस काटना और इसका व्यापार, उस पर भी प्रतिबंध था, बैन था। ये भाजपा सरकार ही है जिसने इस कानून को हटाया। भाजपा सरकार तो अब बांस से बने उत्पादों का देश दुनिया में प्रचार कर रही है। इसका लाभ सबसे अधिक जनजातीय समाज को हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में देश का पहला बांस पार्क बना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक के पुत्तूर में विवेकानंद शिक्षा संस्थान में चॉकलेट सहकारी फर्म कैम्को लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। कैम्को लिमिटेड एक सहकारी समिति है जिसका गठन भारतीय राज्यों कर्नाटक और केरल में सुपारी और कोको उत्पादकों की पीड़ा को कम करने के लिए किया गया है। कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, ये प्रदेश समृद्ध परंपराओं का है। देश में बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ के लोग विषम परिस्थिति के बाद भी खेती से देश को समृद्ध बनाते हैं। मित्रों, देश भर में बहुत कम क्षेत्र है जो विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के बावजूद, ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक न होने के बावजूद कृषि से, खेती से, एग्रीकल्चर से देश को समृद्ध बनाते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार अमृत सरोवर योजना चला रही है। इससे जल संकट को दूर किया जा सकेगा। तोमर ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि देश में 30,000 से अधिक अमृत सरोवर के निर्माण कार्य को 9 महीने में
पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक निर्धारित लक्ष्य का 60% कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाएगा। इस दिशा में तेजी से कार्य जारी है। गौरतलब है कि अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत देश के हर जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प कराया जा रहा है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट की। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में सबसे अधिक काम कर रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर पर दूध उत्पादन में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। उत्तर प्रदेश डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में नई संभावनाओं वाला प्रदेश बनकर उभरा है। दोनों क्षेत्र में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज में हमारी जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी उसको हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस की ओर ले जाने के लिए भारत सरकार की सारी योजनाएं हैं। उसी के लिए आप लोगों में आपको ये देखना है, पशुपालन तो हो ही रहा था, यहां तो कन्हैया ने गायें चराई है, तो अभी हम भी चरा रहे हैं, मगर अभी उसी सिस्टम से नहीं चराने का। अभी हमें इनको वैल्यू एडिशन के रूप में कैसे ले जाते हैं, हाई ब्रीडिंग उसका इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। हमारी एवरेज जो है, उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है, इसके लिए इनको बधाई। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न करने वाला देश है, इसके लिए भारत को भी बधाई। मगर हमारी इंडिविजुअल उत्पादकता जो है वो दुनिया की नजर में बहुत अभी भी पीछे है, वो यहां भी लागू होता है। इसको अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी है। अब उस टेक्नोलॉजी में आप लोग कुछ ऐसा मॉडल ढूंढ के लाइए, उस मॉडल को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें आपके सुझाव हमें भी दीजिए। हमें 20 लीटर वाली गाय ये चाहिए, अभी 2-2.5 लीटर वाली का जमाना चला गया। रुपाला ने कहा कि मोदी सरकार ने मत्स्य पालन को देश में बढ़ावा देने के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। 2014 तक जब नरेंद्र मोदी जी ने चार्ज लिया, तब तक फिशरीज सेक्टर का कुल खर्चा 3,680 करोड़। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिशरीज सेक्टर, उसका एरिया, उन सभी का महत्व ध्यान में रखते हुए इसका मंत्रालय अलग बना दिया। मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना लगाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अकेली योजना का वॉल्यूम 20,000 करोड़ रुपया, एक साल के लिए 20,000 करोड़ की एक योजना। और उसमें जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 8,000 करोड़ का और फंड भी क्रिएट कर दिया गया। 30,000 करोड़ रुपया एक साल में, 3,000 करोड़ रुपया 47 से 14 तक। आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोकस किस प्रकार से इस एरिया के लिए है। और पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि देश और दुनिया में मिलेट्स की मांग बढ़ने वाली है। मिलेट ईयर बनाने के लिए दुनिया वालों को मना लिया, तो अब बाजरा इंटरनेशनल जाएगा, ज्वार इंटरनेशनल जाएगी, आपकी रागी इंटरनेशनल जाएगी, और ये सारी चीजों का मार्केटिंग इंटरनेशनल होने वाला है। और वो फोडर के साथ जुड़ा हुआ मसला है। इसे अभी भी हमारे पशु चारा की यही स्थिति है। अभी हमारे फोडर के बारे में हमने सोचा ही नहीं है, वो भी पैकिंग में आ जाएगा, पशुओं का चारा भी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में उनके भी पैक्ड मटेरियल ये आपको मिलने वाले हैं, बेचने वाले हैं, खिलाने वाले भी मिलेंगे, खाने वाले भी मिलेंगे। उसमें बहुत वैरायटी है। अभी जो सगर्भा पशु है उनके लिए अलग फोडर चाहिए, जो दुधारू पशु है उनके लिए अलग चाहिए, जो बिन दुधारू है उनके लिए अलग चाहिए। ऐसी इसमें क्वालिटियां अब तो आ गई हैं।
और वो सारा एरिया इन्वेस्टमेंट का एरिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि एक और पराली जलाई जा रही है और एक और फोडर की कमी है। इन दोनों का संयोजन करना वो इन्वेस्टर का काम है। वो आइडिया है, उसको कैसे कन्वर्ट करा दे इस पराली को किसी के साथ मिला के। ऐसी जो भी आपके मन में जितने भी आइडिया होंगे वो सारे इन्वेस्ट। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सहकारिता मंत्री JPS राठौड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ नैनो यूरिया बोतलों की बिक्री की गई है, जिससे लगभग 2000 करोड़ रुपए की अनुदान संबंधित धनराशि में बचत हुई है, जिसके साथ में नैनो यूरिया का उपभोग करने के मामले में देश में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश बना है। नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले अपने सभी सहकारी समितियों का डाटा तैयार करके उसको सिस्टम में अपलोड करने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। AIF योजना में गोडाउन बनाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड द्वारा NPCI द्वारा मेंबरशिप प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा बैंक है और हमारे उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड द्वारा A ग्रेड की बैंक घोषित किया गया है। इसी तरीके से हमने जब भी ये नई नैनो यूरिया आई है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपनी लगभग 8 से 10% सॉलिड यूरिया को नैनो यूरिया से रिप्लेस करने का काम किया है, जिसके कारण बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है, बहुत बड़ी सब्सिडी भारत सरकार की बच रही है। और आज मुझको यहां से बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन इफको द्वारा नैनो DAP का भी जो ट्रायल है वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा चुका है। कुछ ही समय में किसानों को नैनो DAP भी उपलब्ध हो जाएगी। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने कहा कि प्रगतिशील किसान जैविक खेती के साथ अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जैविक खेती कमाई के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहती है। जैविक खेती को करने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ फसलों में ज्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से आह्वान किया कि वो परंपरागत खेती के बजाय सब्जी, फल, फूल, बागवानी उत्पादन, पशुपालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय को अपनाएं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय को अपनाने पर सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली पालन व्यवसाय के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। और ओडिशा के कटक में स्थित राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारतीय चावल कांग्रेस के आयोजन के क्या मायने, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल से। देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योगदान अतुलनीय रहा है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल। सर, अभी हम कटक में मौजूद हैं और कटक में दूसरी राष्ट्रीय चावल कांग्रेस का आयोजन हुआ है। ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण है? ये जो चावल कांग्रेस यहाँ अनारई कटक में किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में जो बहुत तरह के स्ट्रेस आ रहे हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट चेंज है, पानी की कमी है और हमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्टिविटी कम है। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए किस तरह से इसमें नवाचार किए जाएँ, किस तरह से नई वैराइटीज़ बनाई जाएँ जो कि हमारे बायोटिक स्ट्रेस को मैनेज करें, जो कि हमारे एबायोटिक स्ट्रेस को मैनेज करें। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए यहाँ इस साइंस कांग्रेस में सभी वैज्ञानिक इकट्ठे हुए हैं। आप कृषि शिक्षा में नवाचार और बढ़ावा देने के लिए लगातार जाने रहे हैं, नई शिक्षा नीति को भी लागू किया। भविष्य में हम किस तरह देखते हैं, चावल में शोध हो या चावल से संबंधित पढ़ाई करने वाले छात्रों के हितों का मामला हो? हम लोगों ने इस वर्ष से ही एक नया सिस्टम चालू किया है। जो बच्चे चावल पर रिसर्च करना चाहेंगे या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, तो उनका मुख्य केंद्र ये रहेगा जहाँ पर बच्चे चावल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, वैज्ञानिकों के संपर्क में आ सकते हैं। इस कांग्रेस में देश और दुनिया भर के वैज्ञानिक शामिल होते हैं, तो नई तकनीक जो विदेशों में हो रही है उसको हम समझें और हमारी तकनीक को वो समझें, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉपरेशन बनता है। तो उससे भविष्य में कृषि शोध को कितना फायदा मिलता है? फिलीपाइंस में एक हमारा चावल का सबसे बड़ा संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनका कोलैबोरेशन बराबर सभी संस्थानों से बना रहता है
और विश्व में कौन कहाँ क्या कर रहा है उसकी जानकारी आपको इस तरह की कांग्रेस के द्वारा मिलती है और आपकी जानकारी भी उन लोगों को मिलती है। चावल की बात करें, भारत उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, निर्यात में पहले नंबर पे हैं, और अगर बीते 8 साल की बात करें तो इसमें कई गुना एकदम से बढ़ोतरी हुई। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जो योजना है और आपकी शिक्षा नीति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या देखते हैं भविष्य में भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और देश के नागरिकों के साथ साथ पूरी दुनिया को हम पोषकता युक्त फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराएं? हम लोग चावल में आत्मनिर्भर हैं। हम लोग न सिर्फ अपने लिए चावल उगा रहे हैं बल्कि 166 देशों को हम लोग अपना चावल निर्यात कर रहे हैं। हमारी शिक्षा नीति के द्वारा, हमारे और सभी प्रयासों के द्वारा, इस तरह की कांग्रेस के प्रयासों के द्वारा हम लोग निश्चित ही आत्मनिर्भर होंगे। दूसरी राष्ट्रीय चावल कांग्रेस का आयोजन हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे देश के किसानों को और वैज्ञानिकों को? मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से, अपने जो संस्थान हैं उनसे एक जाकर विमर्श करें और देखें कि किस तरह से हम नई तकनीकी वाली जो तकनीक जो हमारे पैदावार करने के लिए किसान, चाहे चावल का है चाहे गेहूं का है, किसी भी चीज़ का है, उसमें प्रयास करें और जानकारी लें। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल, जिनका माना कि दूसरी राष्ट्रीय चावल कांग्रेस के आयोजन से एक और जहां चावल के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ा के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का विकल्प भी बढ़ेगा। उड़ीसा के कटक से मेरे सहयोगी संजय जैना के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज के लिए। और बात करेंगे मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी धान की बुआई 46,25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 35,05,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,20,000 हेक्टेयर आगे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले छत्तीसगढ़ की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो 11 फरवरी को दाहोद मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं सूरजपुर और बिलासपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि संबलपुर मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 10 फरवरी को धान का भाव रहा 2,040 रुपए। 11 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,040 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की ही बिलासपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को धान का भाव 1,700 रुपए क्विंटल रहा। 11 फरवरी को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़ककर 1,625 रुपए क्विंटल पर हुए। हालांकि संबलपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 फरवरी को धान 1,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 10 फरवरी को धान का भाव रहा 1,710 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 1,730 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022 और 23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक दर्ज की गई। इसके भाव की बात करें तो काला पीपल, ध्रोल और गुजरात की ही सांवरकुंडला मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए।
वहीं मोराबी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि पुणे मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 फरवरी को चने का भाव रहा 4,145 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में 105 रुपए का उछाल आया और भाव 4,250 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 फरवरी को चने का भाव था 4,418 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदे 187 रुपए मजबूत होकर 4,605 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि गुजरात की ही मोरबी मंडी में 10 फरवरी को चने का भाव था 4,840 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके सौदों में 345 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 4,495 रुपए पर आ पहुंचे। धरौल मंडी में इस दौरान चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 10 फरवरी को चने का भाव रहा 4,370 रुपए क्विंटल। 11 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 4,375 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 फरवरी को चना 5,550 रुपए क्विंटल पर बिका। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मध्य केरल में इस समय धान की रोपाई करें, लेकिन धान को रोगों से बचाने के लिए रोपाई से पहले पौधों को उपचारित कर लें। वहीं दक्षिणी केरल के किसान इस समय धान की बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। तटीय कर्नाटक में काजू को कीटों से बचाएं। यहीं केले की अच्छी पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तटीय कर्नाटक में ही काली मिर्च के गुच्छों में 1 या 2 दाने लाल होने लगे तो सभी गुच्छों की तोड़ाई कर लें। तोड़ाई के बाद दाने को अलग करें, उन्हें 1 मिनट के लिए गर्म पानी में डालें और फिर उन्हें सुखा लें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय रबी ज्वार में सिंचाई करें। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में गन्ने की कटाई करें। यहाँ के आनंदपुर जिले के किसान अरहर की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान की रोपाई भी कर लें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जल निकासी की उचित व्यवस्था करते हुए बाजरे की मध्यम अवधि वाली किस्मों की बुवाई जारी रखें। वहीं तेलंगाना के भद्राद्री और मुलुगु जिलों में जहां सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां उड़द, मूंग और तिल जैसी कम अवधि वाली फसलों की बुआई करें। खम्मम जिले के किसान इस समय फरवरी के पहले पखवाड़े तक सूरजमुखी, तिल और बाजरे की बुआई करें। नागर कुर्नूल, जोगुलांबा और महबूब नगर जिलों में तिल और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन सब्जियों की रोपाई जल्द से जल्द पूरी करें। तेलंगाना के जगतियाल, पेड्डापल्ली, राजन्ना सिरसिला और करीमनगर जिलों में तिल की बुआई कर लें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। उत्तर प्रदेश में बने डिफेंस कॉरिडोर को लेकर ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री एलेक्स चाक ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में समग्र विकास हो रहा है। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार बैठकें और रैलियां कर रहे हैं तथा घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। राज्य में 27 फरवरी को मतदान होना है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 124 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.09% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.10% दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नगरोटा गांव में प्रसिद्ध सूफी संत अब्दुल अजीज साहब की दरगाह पर उर्स
समारोह का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध सूफी संत अब्दुल अजीज साहिब के उर्स के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग दरगाह पर उमड़ पड़े। लोगों ने शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। दरगाह पर लोगों के बीच लंगर का वितरण भी किया गया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग,